हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। नया साल शुरू हो रहा है, सन 2024 समाप्त हो रहा है। 31 को सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी, शानदार लाइटिंग होगी, खूब पटाखे जलाए जाएंगे और एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की नदियां बाहर निकलेगी। न्यू ईयर के सारे सेलिब्रेशन बड़े इको फ्रेंडली होते हैं। न्यू ईयर के लिए जो लाइटिंग की जाती है उसका भी कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। न ही पटाखे जलाने से एयर पोल्यूशन होता है, न ही डीजे बजाने से साउंड पोल्यूशन होता है, न किसी की नींद खराब होती है, न ही बच्चे बूढ़े या हृदय के रोगियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे तो जीडीपी में वृद्धि होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि इसी दिन सबसे ज्यादा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, जिसे कुछ लोग शराब कहते हैं, सर्वाधिक बिकती है और सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसलिए 31 को सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी, पार्टी जब तक की। और आजकल तो आंटी भी पार्टी करती है, तो पुलिस कोई नहीं बुलाएगा। और पुलिस भी तो पार्टी कर रही होगी, उनका भी तो न्यू ईयर है। पार्टी में क्या होता है या इस बात को छोड़ देते हैं। वैसे आपको यह बताते चले कि होली जैसे फंक्शन में जब पुलिस वाले सड़कों पर तैनात रहते हैं, ड्यूटी करते हुए, तो पुलिस डिपार्टमेंट में होली एक दिन बाद मनाई जाती है। 1 जनवरी से साल 2025 चालू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस काउंटिंग सिस्टम को 2025 साल हो गए होंगे, लेकिन हकीकत फैक्ट यह है कि इस काउंटिंग सिस्टम को 2071 साल हो गए। वर्तमान का कैलेंडर मोटे मोटे रूप में ईयर 46 बीसी में रोमन एम्पायर के सम्राट जूलियस सीजर द्वारा लागू किया गया। इस कैलेंडर को जब 570 साल हो गए, तो एक धुरंधर विद्वान ईसाई साधु डायनोसियस एक्सिगस ने इस कैलेंडर को कैलेंडर के ओरिजिन 46 ईयर में सेट कर दिया, मतलब क्राइस्ट बर्थ पर सेट कर दिया। अब सालों की गिनती ईसा मसीह के जन्म से होने लगी। इसलिए रोम में जब जूलियन कैलेंडर का ईयर 571 आया, तो उसे 571 न करके AD 525 कहा गया। इसलिए आज के साल को 2071 नहीं कहेंगे, 2025 कहेंगे। एक जमाना वह भी था कि जब 1 जनवरी को नया कैलेंडर लगाया जाता था और बच्चे पुराने कैलेंडर को उतारने का इंतजार करते थे, क्योंकि पुराने कैलेंडर के पन्नों से किताब और कॉपी के कवर बनाए जाते थे। पुराने जमाने की बात इसलिए याद दिलाए हैं क्योंकि उस समय कुछ तो बदलता था 1 जनवरी को। आज तो कुछ भी नहीं बदलता। 10वीं का बच्चा 10वीं में ही रहता है, 11वीं में नहीं पहुंचता। 11वीं में वो पहुंचता है मई, जून या जुलाई में। इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर भी वही चलता रहता है जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है। तो 10 जनवरी को भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर बदलेगा 1 अप्रैल 2025 को, तब चालू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका में भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, केन्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, तंजानिया जैसे देशों में 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जबकि अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स और थाईलैंड जैसे देशों में यहाँ 1 अक्टूबर से शुरू होता है। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें अपना फाइनेंशियल ईयर अपने पुराने न्यू ईयर नवरोज के साथ सेट कर रखा है। ईरान में फाइनेंशियल ईयर 21 मार्च से शुरू होता है। अब आप इतना तो जानते हैं कि 21 मार्च को वसंत संपात या स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। इस दिन दिन रात बराबर हो जाते हैं और इसके अगले दिन दिन रात्रि से बड़े हो जाते हैं। भारतीय नववर्ष की शुरुआत भी वर्ष प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, जो कि लगभग वसंत संपात या 21 मार्च के आसपास ही आता है। 21 मार्च या स्प्रिंग इक्विनॉक्स को साल की शुरुआत रखने का कारण यह था कि पुरानी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी और खेती मौसम पर आधारित होती है। खेती बाड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखने वाले लोग यह जानते होंगे, इस समय किसानों और जमींदारों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। इतना ही नहीं, इस समय किसानों के पास अन्न और खेती की उपज उपलब्ध होने के कारण इस समय किसानों से कर लेना सरकार को भी सहज रहता है और किसानों को देना भी सहज रहता है। आप शायद इस बात को न जानते हो, इंग्लैंड में भी सन 1752 तक नया साल 25 मार्च से शुरू होता था और उसके पीछे कारण भी वही था जो ईरान में है। फाइनेंशियल ईयर की तरह एकेडमिक ईयर या शैक्षणिक सत्र भी 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। शैक्षणिक सत्र समर वेकेशन के बाद शुरू होता है। चीन, ईरान, रूस, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में सितंबर से एकेडमिक ईयर चालू होता है, जबकि जापान में यह अप्रैल से चालू होता है। भारत का एकेडमिक ईयर तो आप जानते ही हैं, इसी जमाने में 1 जुलाई से स्कूल खुलते थे, लेकिन अब स्कूल खुलते हैं 1 महीने चलते हैं तो फिर छुट्टी हो जाती है। 1 जनवरी से भी कई जगह स्कूल चालू होते हैं, जैसे कि ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। किंतु आप यह जानते ही हैं कि यह देश दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसका कारण वह गर्मी दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है। एक्चुअली यूरोप में गर्मियों की लंबी छुट्टियों का चलन है। इसका कारण यह है कि गर्मियों में वहाँ पर
खेती का समय रहता है और बच्चों को अपने परिवार में जाकर खेती में हेल्प करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां समय देती थी। भारत में स्कूल की छुट्टियां भारतीय जीवन शैली, भारतीय मौसम और भारतीय लाइफ स्टाइल के हिसाब से नहीं बनी है। खैर, शुरुआती बिंदु कुछ भी हो, 21 मार्च, 25 मार्च, 1 अप्रैल या 1 जनवरी, वर्तमान का हमारा कैलेंडर लगभग 2070 साल पुराना है। यह 46 ईयर बीसी या ईसा के जन्म के 46 सालों पूर्व सम्राट जूलियस सीजर द्वारा शुरू किया गया। इस कैलेंडर में प्रतिवर्ष 365 दिन होते थे और हर चौथे वर्ष में 366 दिन होते थे, जिसको कि लीप ईयर कहा जाता था और यह लगभग सोलर ईयर के बराबर होता था। सोलर ईयर अर्थात धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में लगने वाला समय। यह जूलियन कैलेंडर उस समय के हिसाब से काफी साइंटिफिक था और काल गणना का यह साइंस रोमन लोगों को तब पता चला जब वह बेबीलोनिया और इजिप्ट जैसे विकसित सभ्यताओं के संपर्क में आए। सम्राट जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की कहानी तो आपको मालूम ही होगी। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की रानी थी। इसके पूर्व रोमन एम्पायर में रोमन कैलेंडर चलता था। इसमें साल में केवल 10 महीने होते थे और मात्र 304 दिन। इस कैलेंडर में 10वां महीना दिसंबर होता था, 9वां महीना नवंबर, 8वां महीना अक्टूबर, 7वां महीना सितंबर। जाहिर सी बात है कि बहुत ही अव्यवहारिक और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कैलेंडर था। जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को बदलकर 12 महीने का साल बनाया। अब इसमें 8वां महीना अक्टूबर नहीं था बल्कि सेक्सटिलस था, जिसका की नाम बाद में सम्राट अगस्टस सीजर के नाम पर बदलकर अगस्त कर दिया गया। रोमन सीनेट पहले ही 44 बीसी में क्विंटिलस महीने का नाम बदलकर जूलियस सीजर के ऊपर जुलाई रख चुकी थी। तो हमारी काल गणना के हिसाब से जूलियस सीजर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जूलियस सीजर आज की लाइफ स्टाइल में और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल कुछ बच्चे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी बाद में होते हैं, पहले सिजेरियन होते हैं। सिजेरियन शब्द ही जूलियस सीजर के आधार पर बना है, क्योंकि ऐसी प्रचलित मान्यता है कि जूलियस सीजर की माँ को नेचुरल डिलीवरी नहीं हुई थी, उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ जूलियस सीजर और इस कारण ही ऑपरेशन का नाम पड़ गया सिजेरियन। लेकिन इस कैलेंडर में एक छोटी सी खामी थी। इसमें एक वर्ष की औसत लंबाई 365.25 डेज थी, लेकिन धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365.2422 डेज लगते हैं। आम आदमी के लिए यह डिफरेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन बारीकी से देखने पर आप जानेंगे कि जूलियन कैलेंडर का साल एक्चुअली सोलर ईयर से 11.5 मिनट लंबा था या स्लो था। दूसरे शब्दों में कहे तो 129 सालों में जूलियन कैलेंडर एक दिन पीछे चला जाता। इसी कारण से वसंत संपात या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि 21 मार्च को पड़ना चाहिए, गड़बड़ा गया। 21 मार्च की जगह वसंत संपात 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च को ही होने लगा। जाहिर है हर 129 साल में एक दिन पे भारतीय काल गणना भी सिडेरियल थी, अर्थात नक्षत्र पर आधारित थी और सिडेरियल ईयर ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो भारतीय काल गणना का वर्ष ट्रॉपिकल ईयर या मौसम के वर्ष से 20 मिनट धीमा था। यह हर 72 साल में एक दिन पीछे चला जाता है। इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, उत्तरायण नहीं है। उत्तरायण वस्तुतः 21 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है। 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है और उसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं, अर्थात सूर्य उत्तर की ओर जाने लग जाता है। इसी समय यह 14 जनवरी को होता था। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। पोप ग्रेगरी त्रयोदश द्वारा अक्टूबर 1582 में से लागू किया गया और इसमें तरकीब ये लगाई गई कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर नहीं होता है। 24 बार ऐसा होता है, लेकिन 25वीं बार ऐसा नहीं होता है। जो ईयर 100 से डिविजिबल होता है वह लीप ईयर नहीं होता है, किंतु जो वर्ष 400 से डिविजिबल होता है वह लीप ईयर होता है। उदाहरण के लिए सन 1700, सन 1800 या सन 1900 लीप ईयर नहीं है, लेकिन सन 2000 है। दूसरे शब्दों में कहे तो हर 400 साल में 303 साल 365 दिन के होंगे, 97 साल 366 दिन के होंगे। अतः एक साल की अवधि 365 प्लस 97/400 होगा। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि 365.2425 डेज हो गई और यह एक्चुअली सोलर ईयर से काफी नजदीक है। आज के प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल की अवधि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। एक ट्रॉपिकल ईयर की अवधि 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 45 सेकंड होती है। यह वह अवधि है जब सूर्य और पृथ्वी पुनः उसी एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशन में आ जाते हैं। किंतु एक साल के अंदर दिनों की संख्या डेसिमल में तो रखी नहीं जा सकती, इसलिए वर्तमान का ग्रेगोरियन कैलेंडर सरकारी और व्यापारिक कामकाज के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है। सूर्य की दृष्टि से देखें तो
यह कैलेंडर काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन चंद्र की दृष्टि से देखा तो एक लोचा हो जाता है, खास करके तीज त्योहार, जन्मदिन इत्यादि के हिसाब से। यदि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिवाली मनाने लग जाए तो कभी तो दीपावली अमावस्या को आएगी, कभी अष्टमी को और कभी पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा का त्योहार हो सकता है अमावस्या को पड़ जाए। जाहिर सी बात है आपको अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए हो सकता है कि आप पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हो, लेकिन किसी साल आपका बर्थडे अमावस्या को आए और किसी साल अष्टमी को। इस्लामिक कैलेंडर में इसी बात का ध्यान रखा जाता है। हर त्योहार चंद्र की उसी तिथि पर पड़ता है, लेकिन इस इस्लामिक कैलेंडर में एक दूसरा बहुत बड़ा लोचा खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य का ध्यान नहीं रखा गया है। इस्लामिक कैलेंडर में 354 या 355 दिन होते हैं, इसलिए ईद या शब बारात कभी बरसात में आती है, कभी ठंड में, कभी गर्मियों में। इसी गड़बड़ झाले को एड्रेस करने के लिए भारत, ईरान समेत कई प्राचीन सभ्यताओं ने लूनी सोलर कैलेंडर बनाया। इसमें साल की अवधि 365 दिन या 366 दिन ही होती है। साल की गणना सूर्य के हिसाब से की जाती है, लेकिन महीने की गणना चंद्र के हिसाब से की जाती है। किंतु प्रत्येक त्योहार हो सकता है 365 दिन बाद ना आए, 365 से कम दिन या अधिक दिन बाद भी अगले वर्ष दिवाली आ सकती है। यहाँ यह भी आपको बताना उचित होगा कि भारत में भी अनेक प्रकार के पंचांग चलते हैं। बंगाल और गढ़वाल जैसे प्रांत में सौर पंचांग चलते हैं, जहाँ मास का परिवर्तन संक्रांति पर होता है, न कि अमावस्या या पूर्णिमा। और देश के बड़े हिस्से में लूनी सोलार कैलेंडर चलता है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत होता है, अर्थात पूर्णिमा के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। भारत के दक्षिण में अमावस्या के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है, अर्थात नए महीने में पहले शुक्ल पक्ष आता है। आपके बच्चे का बर्थडे आप कौन से पंचांग या कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, ये ज्यादा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि बर्थडे पर आप करते क्या है। हम तो सलाह देंगे कि बर्थडे आप बच्चे के साथ किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम की विजिट करें। स्कूल के फ्रेंड तो चॉकलेट खाते ही रहते हैं। आप अपने बच्चों के बर्थडे पर उनको एक अच्छा मैसेज दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।